अच्छा को बात बताओ कन्हाई। हाँ दादा। कहिया तक तो ऐसे टेंगेस 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 चलवे कहिया पहुँचबे दीदी ठीना। अब किशन दा, अब आप भी मतलब का बोलते किशन दा, तकलीफ है किशन दा। अब दर्द तो जाते जाते ना जाएगा दादा, पहुँचिए जाएंगे ना, चलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहे का मतलब जल्दी नहीं चल फिर पूछू तो दीदी के देरी होता ही नहीं है। दीदी की देरी होगा तो का करे, पहुँचिए रहने किशन दा। मैंने पूछ के हम गलती कर दिलियो। अब नहीं दादा, आप तो हमारे ऊपर हमेशा पड़ल रहते। चलिए थोड़ा तेजी से चलिए। अच्छा भाई, हमारे से गलती हो गलो, माफी मांग ले। नहीं हमारे से गलती हो गलो दादा, आप लेकिन चलिए चुपचाप। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे कृषि समाचार से। आइए देखें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजना। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में है सहयोगी। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डच हो। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाएं लेकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी पशुपालकों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को उनके नज़दीक का जो भी प्रखंड है या जिस प्रखंड में उनका गांव आता है, उस प्रखंड के पशु चिकित्सालय में भी कई विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, जो सरकार की तरफ से उनको अनुदान भी उपलब्ध हैं। किसानों की खेती बाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे समय पर पैसों के अभाव में खेती न कर पाना। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वर्तमान समय में किसान यदि दलहनी फसल लगाने के इच्छुक हैं तो वे उड़द, अरहर और मूंग की बुआई कर सकते हैं। अगर आप उड़द की बुआई करना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेद बिरसा उड़द 1 और T9 का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई उड़द के खेती के लिए T9, बिरसा उड़द 1 ये 2 प्रभेद का चुनाव करके आप इसी खरीफ मौसम में ये खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगा रखी है और यदि उनके पौधों में तना मुरझाया हुआ दिखे तो उसे तोड़कर देखें। यदि उसमें लाल रंग के पिल्लू दिखाई देते हैं तो ये तना छेदक कीट है। यदि इनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होता है। इस तना छेदक और फली छेदक कीटों से फसल को कैसे बचाया जाए, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई देखेंगे जो हमारा बैंगन का पौधा है तो ऊपर से तना उसका मुरझाया हुआ दिखाई देगा, और उस मुरझाए हुए भाग को अगर किसान भाई तोड़ कर देखेगा तो उसमें लाल कलर की एक पिल्लू दिखाई देगा। तो ये पहचान है तना भेदक की। तो इससे बचाने के लिए मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि सबसे पहले पौधे के नीचे जो घास है उसको साफ कर दें। उसके बाद प्रति पौधा 10 से 15 ग्राम रीजेंट या फोरेट लें या कार्बोफ्यूरॉन लें, उसके दाने पौधे की जड़ में डालें। उसके पश्चात आप नीम ऑयल या DDBP या मोनोक्रोटोफास का पहला छिड़काव करें, और हर 15 दिन बाद दानेदार दवा का आप लोग प्रयोग करते रहें। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेती बाड़ी को आसान बनाता है। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो निकाई गुड़ाई कार्य के लिए है, परंतु इससे और भी काम लिया जा सकता है।
इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। धान खेती करते हैं, बैगन, अरहर, गेहूँ, ये सब खेती करते हैं। गाय पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़ बाकी अनाज अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम है। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी का रुख है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में तेजी का रुख है। बाजारविदों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपये से लेकर अधिकतम 2200 रुपये। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपये से लेकर अधिकतम 2500 रुपये। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपये से लेकर अधिकतम 1700 रुपये। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपये से लेकर अधिकतम 7100 रुपये। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपये से लेकर अधिकतम 5600 रुपये। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपये से लेकर अधिकतम 4500 रुपये। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपये से लेकर अधिकतम 9500 रुपये। आलू न्यूनतम 600 रुपये से लेकर अधिकतम 800 रुपये। और प्याज न्यूनतम 1600 रुपये से लेकर अधिकतम 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और जाना मौसम का हाल और कृषि तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो महत्वपूर्ण जानकारियों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक अल्प विराम का। तो आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन आता बच्चा भक्ता? दादा, हमारे फसल को पाला मार दिया दादा। सब फसल बर्बाद हो गया। कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? रो काहे रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप काहे रो रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया। पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा।
अब हम महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का इस अंक में फिर से स्वागत है। जोहार दीदी। अरे जोहार जोहार। आइए आइए, इस अंक में आप सभी का भी स्वागत है। आज किसान भाई बहनों के जोहार। तो दीदी आज देखो देरी भेलक। हाँ। देरी कर कारण कह सके पूछू क्या? इकर और डमका चाल। किशन भैया, कन्हैया भैया, ये बताइए कि अरहर की खेती के लिए उपयुक्त समय और विधि क्या है? बताइए 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 ना किशन दा। अरे बताइए बताइए का तो नहीं बोला पारासिन का। किशन भैया आप भी मत बताइए और कन्हैया भैया आप भी ना बताएं। बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार और सहयोगी हैं संजय कुमार सिंह। झारखंड की जलवायु दलहनी फसलों के उत्पादन में काफी सहायक है और किसान अगर वैज्ञानिक तकनीक जिसमें खेत का चुनाव, मिट्टी का चुनाव, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, नवीनतम कृषि उपकरणों का प्रयोग, बीजोपचार का महत्व और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जैसी तकनीकों का इस्तेमाल अपने खेती में करते हैं तो उन्हें अपने फसलों से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। दलहनी फसल की खेती में लापरवाही से कभी कभी किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। अतः कृषि विशेषज्ञों की सलाह और समय समय पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण द्वारा किसानों को खेती की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जाता है। दलहनी फसल जिसमें अरहर मुख्य रूप से आता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी है, उसकी खेती के लिए किसानों को प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। अरहर फसल के लिए बलुआई दोमट मिट्टी का चुनाव करें। खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करने के बाद पाटा से मिट्टी को समतल कर देने से मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु खेत में लगभग 5 क्विंटल गोबर खाद तथा 20 केजी लिंडन धूल का भुरकाव करना लाभदायक होता है। भोजन में दाल का बहुत महत्वपूर्ण अंश है और इसमें 22% प्रोटीन पाया जाता है और 60% के आसपास कार्बोहाइड्रेट। तो हम सर्वप्रथम जाएंगे कि इसके सबसे पहले हम ज़मीन का चुनाव कैसे करें। ज़मीन ऐसे होना चाहिए जिसमें बलुआही मिट्टी हो, बलुआही दोमट मिट्टी हो या दोमट मिट्टी, दोनों हम इसका सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 बार हल से या ट्रैक्टर से जोत करके हम उसको भुरभुरा बना दें और उसमें कम से कम 5 क्विंटल सड़ा गोबर खाद 1 हेक्टेयर के लिए दे करके अंतिम जुताई कर दें। इसमें जड़ में कभी कभी क्या होता है कि जो टर्माइट जिसको हम लोग दीमक कहते हैं वो क्षति पहुंचाती है। उसके लिए 20 किलोग्राम लिंडन धूल अंतिम जुताई के समय हम लोग दे करके पाटा मार देंगे। अरहर फसल की मुख्य रूप से 2 किस्में होती हैं जिसका प्रयोग किसान करते हैं। पहला मध्यकालीन किस्म तथा दूसरा दीर्घकालीन किस्म। इन किस्मों का चुनाव सावधानी पूर्वक करना फायदेमंद रहता है। मध्यकालीन किस्मों को खेत में 75 सेंटीमीटर तथा दीर्घकालीन किस्मों को खेत में 90 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे फसलों का बढ़वार ठीक तथा पैदावार भी अधिक होता है। इसमें चूंकि 2 तरह के हमारे वैरायटी है, किस्में हैं, जो कि एक मध्यकालीन किस्में है जो कम समय पकती है और दूसरी किस्म है दीर्घकालीन जो देर से पकती है। तो मध्यकालीन किस्म के लिए हम एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि दीर्घकालीन किस्में के लिए हम एक लाइन से दूसरी लाइन के किस्में के लिए हम 90 सेंटीमीटर रखते हैं और दोनों में हम एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर फसल की बुआई में उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग भी जरूरी प्रक्रिया है, जिसमें नाइट्रोजन का 20 केजी, फास्फेट 40 केजी, पोटास 20 केजी तथा गंधक का 20 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। नाइट्रोजन की मात्रा हम 20 किलोग्राम, फास्फेट की मात्रा 40 किलोग्राम, पोटास की मात्रा 20 किलोग्राम
और उसके साथ साथ गंधक की मात्रा 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए हम अगर देते हैं तो हमारा उपज बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा खेती में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए हुए अनुशंसित प्रभेद जिसमें बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1, आशा तथा हाइब्रिड की किस्मों का इस्तेमाल कर किसानों को फसलों में होने वाले बहुत सी बीमारियों से निजात तथा पैदावार अधिक लेने में काफी मददगार साबित होते हैं। उन्नत किस्मों के बीज के चुनाव के बाद बीजोपचार के लिए बेवेस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से बीजों को उपचारित कर लेने से हमारे बीज स्वस्थ हो जाते हैं। अरहर फसल का समय से बुआई कर देने से हमें बीज दर काफी कम तथा हमारी फसल से अधिक पैदावार भी प्राप्त होता है। कोई बीज अगर अच्छा होगा तो हमारा उपज 30 से 40% तक बढ़ जाता है। उसके लिए हम बीज का चुनाव करेंगे। कई तरह के बीज हैं जिसमें उकटा रोग और बांझ रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। वैसे बीज में पहला है बिरसा अरहर 1 जो उकटा रोग और बांझ रोग का प्रतिरोधी है। दूसरा है नरेंद्र अरहर 1, तीसरा है आशा, चौथा है एक हाइब्रिड वैरायटी है जो इंटरनेशनल संस्था से निकाली हुई है, उसका नाम है ICPH 2271। तीसरा वैरायटी है बहार जो कि अच्छी वैरायटी है लेकिन यह दीर्घकालीन समय के लिए है, ये 240 दिन में पकता है। बीज को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूँकि बीज जनित रोग से छुटकारा पाने के लिए हम बीज को बेवेस्टिन या विटावेक्स 2 ग्राम 1 किलो बीज के उपचारित करके लगाएंगे। इससे जो भी बीज जनित रोग है उसे हमको छुटकारा मिल जाता है। उसके साथ साथ चूँकि यह दलहन फसल है इसलिए हम इसका उपचार दूसरे बार राइजोबियम कल्चर से करते हैं। उसके लिए 200 ग्राम का जो पैकेट आता है वो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। फसलों के ठीक ढंग से देखभाल न करने की स्थिति में बहुत सारे रोग व्याधियां लग जाती हैं, जिसमें फल छेदक कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी होती है। अतः इससे बचाव के लिए विंडोसल्फान कीटनाशक का दवा तथा 15 दिन के बाद मेटासिस्टॉक्स या इंडोकार्बन दवा का घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। अतः इन्हीं तकनीकों को अपनाकर किसान अरहर फसल से ज्यादा उपज प्राप्त कर मुनाफा कमा सकते हैं। अरहर चूँकि बहुत लंबा समय का फसल है जो खरीफ में लगाने के बाद इसको हम लोग रबी में काटते हैं, तो बरसात जैसे ख़त्म होता है जब तब नवंबर-दिसंबर महीने में इसमें फूल आना शुरू होता है। उस समय पॉड बोरर जिसको हम लोग कहते हैं कि फल छेदक कीड़े का प्रकोप बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में कि 2 दवाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हमारा फूल 50% के आसपास आ जाता है उस समय इंडोसल्फान नामक दवा 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके आवश्यकता अनुसार देते हैं। दूसरी दवाई है 15 दिन के बाद फिर हम या तो मेटासिस्टॉक्स या इंडोकार्बन दवा वो भी 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके दवा देने से जो हमारा पॉड बोरर है उससे हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? दीदी वाह दीदी, बहुत ही बढ़िया ही जानकारी मिला दीदी, बहुत मजा आया। वाह वाह, बड़ा टनाटन बोली निकले लागलो जानकारी पाके नहीं। मतलब किसन ना, मतलब हम कुछ बोले आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं जी? अरे जब तक इनकी नोक झोंक चले तब तक हम ले लेते हैं एक और अल्प विराम। आप देखिए ये संदेश। धनु? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। अगर आप लोगों का हो गया हो तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ दीदी, आप पूछो दीदी। किशन भैया, कन्हैया भैया, रबी फसल तो आप लोगों ने काट लिया होगा,
तो अब समय हो गया है खरीफ का, तो उसके फसलों का कैसे चुनाव करें, तो उसकी जानकारी है? नहीं गीता जी। उससे कैसे मुनाफा कमाया जाए, इसकी जानकारी? जानकारी तो तनी है अपनी है, लेकिन विशेष जानकारी न खे दीदी। कम मुनाफा तो कमा ही लेते हैं, ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए दीदी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी बिल्कुल सही। तो इसकी और विस्तार से जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. शनिग्रही के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम जानकारी लेंगे कि रबी की फसल कट चुकी है और आप खरीफ की तैयारी करने जा रहे हैं। तो इस समय आप कौन सी फसल लेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, इसके लिए जानकारी हमारे साथ देने के लिए आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पी.के. शनिग्रही। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि रबी की फसल कट चुकी है और खेत की वो तैयारी कर रहे हैं ताकि खरीफ की वो फसल ले सके, तो ऐसे समय में कौन कौन सी वो फसलों का चुनाव करें ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके? जैसे कि सबसे पहले किसान भाई, हम लोग का जो खरीफ में मुख्य फसल है ये है धान। हम लोग का जो देवघर जिला में है मुख्यतः 3 टाइप का धान लगता है। एक तो जो ऊंची ज़मीन है, जो टाड़ ज़मीन है, उसमें एक धान लगता है। एक जो मध्यम वर्ग का ज़मीन होता है उसमें एक टाइप का धान लगता है। वो जो नीचे ज़मीन है उसमें भी लगता है। सबसे पहले तो किसान भाई को ये जानना ज़रूरी होता है, जो टाड़ वाला ज़मीन में है हम लोग किस टाइप का धान का खेती करें। उसमें हम लोग जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किया गया है 2 प्रभेद है। एक बिरसा विकास धान 109, एक बिरसा विकास धान 110 और एक तो प्रभेद है वंदना। ये 3 प्रभेद का हम लोग छीटा विधि से उसका टाड़ जमीन में धान का खेती कर सकते हैं। इसमें जैसे किसान भाई हम लोग धान का नर्सरी उगाते हैं, उसका बाद में रोपाई करते हैं, लेकिन जो छीटा विधि से हम लोग धान का खेती करते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट खेत में छीट देते हैं। उसका बाद सीधा उसका हम लोग कटाई करते हैं, उसमें कोई रोपाई नहीं होता है। इसका अलावा जो मध्यम वाला ज़मीन है उसमें बहुत सारा प्रभेद हम लोग का है, जो उसमें जैसे आप लोग का ललाट हो गया, आया 36, आया 64, उसका बाद आपका आजकल सन्ना संबा आ गया है, सुगंधा 5 आ गया है। ये सब खेती हम लोग कर सकते हैं जो मीडियम वाला ज़मीन होता है। ये करीब करीब आपको 130 से 140 दिन का अंदर में पक जाता है। उसका बाद जो निचले वाला ज़मीन है आप लोग ज़्यादातर किसान भाई सन्ना धान का खेती करते हैं। ये सब खेती, ये जो ज़्यादा लंबा अवधि का धान होता है, इसी सब का खेती होता है। इसलिए पहले किसान भाई को ये चुनाव करना है आपका ज़मीन किस प्रकार का है, उस ढंग से आपको प्रभेद का चुनाव करना है। आपका पास ऊंचा वाला ज़मीन होगा तो छीटा विधि से धान का खेती कीजिए। जो मीडियम टाइप का ज़मीन होगा तब उसमें जो 130 से 135 दिन का जो भी धान का हम प्रभेद बताए उसका खेती करें, और नहीं तो जो नीचे वाला ज़मीन है उसमें सन्न धान का खेती करें। इसका अलावा हम लोग का खरीफ मौसम में ये भी जैसे किसान भाई जो टाड़ वाला ज़मीन है उसमें अरहर का खेती भी हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है। उसमें बहुत सारा प्रभेद होता है। उसमें जैसे हम लोग का ये प्रभेद है NTL 2, उसका बाद आपका मानक, उसका बाद बाहर, ये सब बहुत अच्छा प्रभेद है जो ऊंची ज़मीन में अरहर का खेती कर सकते हैं। इसका अलावा ये भी किसान भाई ऊंचा जो ज़मीन है जिसमें जल जमाव नहीं होता है खरीफ मौसम में, वो मक्का का भी खेती कर सकते हैं। जिसमें मक्का का इसमें सवान कंपोजिट 1 और बिरसा मक्का 1, ये 2 प्रभेद अच्छी तरफ से हम लोग का यहाँ खेती किया जा सकता है। इसलिए किसान भाई का मेन है हम लोग का जो खरीफ मौसम है ये किसान भाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जो भी खेती करे। इसके बाद हम लोग का तेलहनी में जो हम लोग का देवघर जिला में बहुत कम जगह में ही होता है, चीनिया बादाम का भी खेती बहुत अच्छा ढंग से किया जा सकता है। उसमें एक प्रभेद जो बहुत ही अच्छा हम लोग का यहाँ काम करता है, एक है बिरसा ग्राउंडनट है और दूसरा है AK-1224 है। ये 2 प्रभेद का खेती हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, धान छोड़ के जो भी फसल का हम लोग खेती करें वो थोड़ा ऊंचा ज़मीन होना चाहिए। बरसात में जब ज़्यादा बारिश हो उसमें जल जमाव नहीं हो, इसका ऊपर किसान हमेशा ध्यान रखें। सबसे प्रमुख बात आती है कि खरीफ में चूँकि बरसात होती है तो
खरपतवार का भी प्रकोप होता है, तो इनसे निजात कैसे हो पाएंगे? विशेष करके जो टाण जमीन में हम लोग खेती करते हैं उसमें जैसे हम लोग फसल लगाते हैं, फसल का साथ साथ आपका खरपतवार का भी प्रकोप होता है। उसमें हम लोग का यहाँ बहुत सारा दवाई भी आजकल आ गया है। जो कुछ फसल है जिसमें हम लोग 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जैसे मक्का हो गया, एक धान हो गया, उसमें हम लोग 2,4-D नामक एक कीटनाशी आता है जो खरपतवार मार देता है। उसका प्रयोग करने से फसल का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जितना भी खरपतवार होता है उसमें हम लोग उसका निदान मिल सकता है। लेकिन ये जो 2,4-D दवा है ये दूसरा फसल में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे चिनिया बादाम हुआ, अरहर है, उसमें किसान भाई को मेरा यही सलाह रहेगा। उसमें जैसे अरहर का पौधा कुछ ऊंचाई तक हो जाता है, उस टाइम जरूर एक बार निकाई गुड़ाई कर दे, जिससे खरपतवार से आपको निदान मिल जाए। और चिनिया बादाम खेती में आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा जब चिनिया बादाम का पौधा निकल जाता है उसमें मिट्टी को आपको चढ़ा देना है, जिससे आपको खरपतवार से भी निदान मिल जाएगा। उसके बाद जो आने वाला दिन में बरसात होगा, वो भी ज़्यादा बारिश होगा तो उसी नाली का सहारे से वो बाहर निकल जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप खरीफ में कौन कौन सी फसलों का चुनाव कर सकते हैं और कैसे उनका मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आगे रौरेमन के और भी बेस जानकारी, बढ़िया जानकारी मिली। रौरेमन देखते रहो ये कार्यक्रम। और हमारा पता तो लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो ग्रामीण भाइयों बहनों, नई जानकारियों के साथ फिर अगले सप्ताह उपस्थित होंगे, ठीक इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए कन्हैया को, किशन दा को और हमारी प्यारी गीता दीदी को इजाज़त दीजिए। जोहार।